10वीं क्लास की सीरीज चल रही है वीडियो की। आज अपनी ये दूसरी वीडियो है इस सीरीज की, जिसमें अपन बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं, है ना, और कुछ प्रकार के बारे में अपन अभी बात करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई अभिकारक या क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा सीधी सी है कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा में कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रश्न आता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है या कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो अपना जो सिलेबस है इसमें 3 या 4 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं अपने 10वीं क्लास में, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला प्रकार है अपना संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन नाम से स्पष्ट है कि संयोजन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि दो या दो से अभिक्रिया का जो क्रियाकारक है यहाँ पर आपस में क्रिया करते हैं, संयोजन होता है, यानी उनका योग होता है और एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो क्रियाकारक है कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो अभिक्रिया का प्रकार है ये कौन सा हुआ, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये, संयोजन अभिक्रिया। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण देखें अपन, तो जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर के जल का एक अणु बनाते हैं H2O। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दो अभिकारक यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये H2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, दोनों का योग हो रहा है, दोनों का संयोजन हो रहा है और संयोजन से एक नया उत्पाद बन रहा है यहाँ पर जल, और यहाँ पे बन रहा है अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो समझ रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया यानी कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, आपस में संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। सीधा है, सिंपल है। कैसे पता चलेगा कि अभिकारक कितने हैं, दो है, दो अभिकारक है, दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं, यानी कि जुड़ रहे हैं, योग हो रहा है इनका आपस में और उत्पाद का निर्माण हो रहा है। इसको अपन बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कुछ और उदाहरण ले अपन संयोजन अभिक्रिया के, तो जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कि मेथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन। जब मेथेन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल के अणु का निर्माण होता है और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अब यहाँ पर ये अभिक्रिया का प्रकार तो संयोजन है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। यहाँ पर ये भी एक मतलब इसी का प्रकार मान लीजिए आप संयोजन अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर ऊष्मा का निर्माण होता है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण द्वारा इसे आसानी से समझेंगे अपन। यह है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं अपन बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसकी अभिक्रिया अपन पानी से करवाते हैं, यानी कि जल मिलाते हैं, इसमें जल मिलाते हैं, तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस जलीय AQ। ठीक है, और इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, इसमें
उष्मा मुक्त होती है, इसका अर्थ ये है कि ये जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया है, और संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ये कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समझ रहे हैं, यानी कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर उष्मा का उत्सर्जन होता है वो कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और संयोजन अभिक्रिया की सीधी सी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर के क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसमें अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है, बहुत ही इजी है, आसान है, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं अपन, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे श्वसन की अभिक्रिया की बात करें अपन, जो अपन श्वास लेते हैं, श्वसन में जो अभिक्रिया होती है उसमें भी उष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज का अणु है, प्लस ऑक्सीजन, 6 अणु ऑक्सीजन के, तो इसमें 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा यानी कि इस अभिक्रिया के संपन्न होने में भी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, यानी कि ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो ये जो उष्मा है, उष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो उष्मा शोषी और एक उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी का मतलब कि जिसके संपन्न होने में उष्मा मुक्त होती है वो तो हो गई उष्मा क्षेपी, और जिसके संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो वो उष्मा का अवशोषण करती है, तो वो हो गई उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर अपन संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया में अपन ने देखा कि दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद में अगली अभिक्रिया है अपनी वियोजन अभिक्रिया। ये इसका जस्ट उल्टा, वियोजन अभिक्रिया इसकी जस्ट उल्टी है संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन का होता है टूटना। वियोजन का मतलब टूटना, वियोजन अभिक्रिया। बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में, तो नाम से पता स्पष्ट हो रहा है कि वियोजन यानी कि टूटेंगे, यानी कि एक अभिकारक या एक क्रियाकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। इसमें एक क्रियाकारक होता है, वो टूटते हैं और दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, उसे अपन कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण लेते हैं अपन इसके 2FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, उष्मा दी जाती है, इसको गर्म किया जाता है, तो ये दो उत्पाद बनाते हैं। दो उत्पाद कौन कौन से, एक तो बनता है इसमें Fe2O3 और एक बनता है SO2 और एक बनता है SO3। तो ये इस प्रकार से जो है फेरस सल्फेट को अपन ने गर्म किया, फेरस सल्फेट 3 उत्पाद में टूट गया। इसका फेरस सल्फेट टूट करके क्या बना, एक तो बना Fe2O3, एक बना SO2 और एक बना SO3। ठीक है, क्लियर है। यानी कि क्रियाकारक तो एक ही है और क्रियाकारक टूट करके एक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो वो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं, यानी कि उष्मा दी जाती है, इसको गर्म करते हैं, तो ये CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी कि बदल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी कौन सी अभिक्रिया हो रही है, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि क्रियाकारक कितने हैं, एक ही तो है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहे हैं और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। उत्पाद कितने हैं, दो उत्पाद बन रहे हैं। ठीक है, जैसा कि परिभाषा में स्पष्ट किया था कि एक क्रियाकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। समझ रहे हैं। चलिए, अब ये जो वियोजन है, ये वियोजन किस विधि द्वारा हो रहा है। जैसे यदि वियोजन उष्मा के द्वारा हो रहा है
तो उसे बोलेंगे अपन उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसे? उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन। यदि वियोजन विद्युत धारा के कारण हो रहा है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हो रहा है, तो उसे बोलेंगे अपन विद्युत अपघटनी या विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और यदि वियोजन प्रकाश के कारण हो रहा है, अपघटन प्रकाश के कारण हो रहा है, तो उसे बोलेंगे अपन प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो अपघटन अभिक्रिया है ये 3 प्रकार की होती है। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया और प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण अपन ने ले लिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो अपघटन हो रहा है किसके कारण हो रहा है? उष्मा के कारण हो रहा है। ये जो फेरस सल्फेट है ये इसमें उत्पाद में बदल रहा है, किसके कारण? उष्मा के कारण। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी कैल्शियम ऑक्साइड में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, किसके कारण बदल रहा है? ये उष्मा के कारण। तो ये जो उदाहरण है ये है अपना उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का। अब जैसे अपन लेते हैं विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, H2O यानी कि जल। जब जल में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो देखो विद्युत धारा में 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड। कोई भी बैटरी होती है, बैटरी से अपन तार जोड़ते हैं, उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड का मतलब धनावेश, कैथोड का मतलब ऋणावेश। तो देखिए जब इसमें जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये H2 और O में टूट जाते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन पर धनावेश होता है तो हाइड्रोजन तो निकलेगा कैथोड पर। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कैथोड से मुक्त होती है और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये एनोड से मुक्त होती है। 2 टर्मिनल होते हैं बैटरी के, ठीक है, एनोड और कैथोड। तो एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो तो होती है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, और जो कैथोड होता है कैथोड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जल है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा के प्रवाह होने के कारण जो जल है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में बदल रहा है, यानी कि इसका अपघटन हो रहा है। किसके कारण? विद्युत धारा के कारण। तो ये हो गया विद्युत अपघटनी अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं अपन, एक और उदाहरण लेते हैं प्रकाश अपघटनी अभिक्रिया का। प्रकाश अपघटनी अभिक्रिया का। अब प्रकाश अपघटनी अभिक्रिया है, यानी कि अपघटन किसके कारण होगा? प्रकाश के कारण होगा। देखते हैं उदाहरण, देखते हैं इसका। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। AgCl इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। जब इसे प्रकाश में रखा जाता है या इस पर प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो ये 2Ag प्लस Cl2 में बदल जाता है, यानी कि इसका अपघटन हो जाता है। तो ये जो अपघटन है ये किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के कारण हो रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया का प्रकार है? प्रकाश अपघटनी अभिक्रिया का प्रकार है। तो यहाँ पर अपनी तीनों अपघटनी अभिक्रियाएं क्लियर हो जाती है। कौन कौन सी? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटनी अभिक्रिया और प्रकाश अपघटनी अभिक्रिया। अब इसके बाद में जो अगली अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से हटना। विस्थापन अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा परिभाषा। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अति क्रियाशील कारक दूसरे यानी कि कम क्रियाशील कारक को अभिकारक को विस्थापित कर देता है, यानी कि प्रतिस्थापित कर देता है। वह जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यह है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में जब आयरन यानी कि लोहे की कील डाली जाती है, कॉपर सल्फेट का विलीन लिया, उसमें लोहे की कील डाली, तो उसमें जो अभिक्रिया होती है यानी कि जो Fe है ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि ये Fe इस कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। यहाँ पे कॉपर बाहर आ गया और कॉपर की जगह किसने ले ली?
फेरस ने ले ली, यानी कि आयरन ने ले ली। कहने का मतलब एक क्रियाकारक ने दूसरे क्रियाकारक को विस्थापित कर दिया। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं इसका। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ये जो जिंक है ये विस्थापन कर देगा कॉपर का, यानी कि ये कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर की जगह आकर के बैठ गया जिंक ZnSO4 और ये कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि विस्थापन किसका हुआ? कॉपर का। और किसने किया? जिंक ने, क्योंकि जिंक जो है वो इससे कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसकी जगह जिंक बैठ गया। ठीक है, क्लियर है विस्थापन अभिक्रिया। एक और उदाहरण ले रहे हैं यहां पर। पीबी बोलते हैं लेड को। Pb प्लस CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड। यहां पर ये जो लेड है ये कॉपर की जगह ले लेगा, यानी कि ये बन जाएगा लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस ये कॉपर यहां पर अपना बाहर निकल गया। तो यहां पर भी कॉपर का विस्थापन हो गया, यानी कि ये जो तीन उदाहरण है किसके है? विस्थापन अभिक्रिया के है। आसानी से समझ में आ गया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है तो वो जो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब विस्थापन अभिक्रिया का एक और प्रकार आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें देखिए उसमें क्या होता है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे अपन? इसकी पहचान का यही है कि भाई जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट और यहाँ पर एक आयरन है। ठीक है, तो ये जो है ये इसके स्थान पर बैठ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया हुई। तो अपना एक प्रश्न आएगा और वहां पे अपने को पूछेगा कि बताइए कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है। तो विस्थापन अभिक्रिया को पहचानने का यही तरीका है कि जैसे यहाँ पे Fe है और यहाँ पे इसके साथ कॉपर है, तो ये तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये इसके साथ बैठ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो आज अपन ने इस सीरीज में विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है। अब एक छोटी सी सीरीज, इसके बाद में एक और वीडियो लेके आऊंगा मैं, जिसमें अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और साथ ही साथ आपकी फीडबैक, यानी कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, वो भी ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, एक और बात कि यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जैसे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप हमें पहले ये वाला टॉपिक समझाइए, तो हम वो वाला टॉपिक आपको पहले समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।